आप कॉलेज में नए-नए हैं या आपका बच्चा कॉलेज में नया-नया है और आपको लग रहा है कि सब कुछ नया-नया सा है और इस एग्ज़ाम में भी बिल्कुल नया होगा, तो मैं एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करूँगा? अगर ऐसा है, तो ये वीडियो आपके काम का है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, एक नए से छोटे से इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। अ, टॉपिक का नाम है कॉलेज फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर की जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे और इसका जो और कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अ, जी हाँ, आपने एक कहावत सुनी है और कहा जाता है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो क्या सच है? और अगर सच है तो क्यों? तो इस पे हम बात करेंगे कि आप यहाँ देखेंगे, इसको समझते हैं कि ये कहावत क्यों बनी है या इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं हमारे पास, एक आ रहा है कॉलेज और दूसरा आ रहा है नॉलेज। अब समझते हैं कि कॉलेज का अर्थ क्या है। ये मेरे अपने 20 सालों के अनुभव से मैं बात कर रहा हूँ। कॉलेज की आपकी अलग-अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, अलग-अलग हमारे परसेप्शन होते हैं, बट मेरी नज़र में कॉलेज क्या है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कॉलेज एक समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दो प्रकार की टीम बनी होती हैं, दो ग्रुप होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। एक ग्रुप स्टूडेंट का होता है, एक्सपर्ट ग्रुप होता है, प्लस एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ टीचर। यानी कि जितने ग्रुप का मतलब है कि अलग अलग सब्जेक्ट की जो फैकल्टीज होती हैं उनकी बात है, और अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो मेरा मतलब है एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ। जैसे स्टूडेंट ऑफ बायो, स्टूडेंट ऑफ मैथ, स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, स्टूडेंट ऑफ आर्ट, आर्ट्स में सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इसी तरह से अलग अलग जो सब्जेक्ट की स्ट्रीम, यानी कि दो ग्रुप हमारे सामने हैं। आ, और इनकी क्या खास बात है कि ये दोनों जो ग्रुप हैं उनके पास एक डिफाइंड एम होता है, एक पर्पज होता है, एक निश्चित उद्देश्य को लेके ये दोनों जो बड़े ग्रुप हैं वो काम करते हैं। जो बड़ा पर्पज है वो हो जैसे एकेडमिक, मैं हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हम एकेडमिक में आते हैं हम लोग। जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, तो वहाँ पे मेडिकल में सारा जो वर्क है वो मेडिकल पे फोकस रहेगा, इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग पे रहता है, और हम एकेडमिक में एकेडमिक पे रहता है। तो ये जो दो ग्रुप हैं, इनका जो इंटरेक्शन होता है, जो एक दूसरे से लर्निंग होती है, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसका जो निचोड़ है, वो कहलाता है नॉलेज। और knowledge means extract of learning and experience of these group, यानी कि स्टूडेंट के ग्रुप और टीचर के ग्रुप, यानी कि एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट और एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ टीचर्स, यानी कि सारे टीचर और सारे स्टूडेंट के बीच में जो एक लर्निंग होती है, एक एक्सपीरियंस होता है, वो उसको कहा जाता है नॉलेज। और अगर नॉलेज की परिभाषा देखेंगे तो नॉलेज इज ए फैक्ट, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन, द थियोरटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि ये थियोरटिकल हो सकता है, ये प्रैक्टिकल हो सकता है। और अब इसमें इसको डीपर लेवल पे समझते हैं, तो व्हाट हैपेंड एट द कॉलेज, यानी कि कॉलेज में क्या होता है। होता क्या है कि हम कॉलेज के अंदर जो एक्सपर्ट के जो समूह हैं, एक्सपर्ट टीम्स जो होती हैं, एक्सपर्ट ग्रुप जो होते हैं, उसके बीच में इंटरेक्शंस होता है। यानी कि जो जैसे जितने टीचर हैं उनकी एक अपनी लर्निंग होती है, अपना एक इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट के साथ, उनका सब्जेक्ट के साथ, और उस इंटरेक्शन से एक नए एक्सपीरियंस निकल के आते हैं, न्यू मीन्स न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं, न्यू कंसेप्ट जनरेट होते हैं। और ये जो न्यू एक्सपीरियंसेस हैं वो एक बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं
और इम्पैक्ट यानी कि एक बड़ा बदलाव लाते हैं। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। और ये जो चेंज जो है वो किस में आता है, इम्पैक्ट किस में आता है, आप खुद देख सकते हैं। आप अपने आप में नोटिस कर सकते हैं, या अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों में नोटिस कर सकते हैं। किस में आता है चेंज? मोटे तौर पे जो मेरे अनुभव से, स्टडी हैबिट्स में चेंज आता है। बच्चे की स्टडी हैबिट में बदलाव आता है, अच्छे की तरफ आता है, इम्प्रूव होता है। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती हैं, और ड्रीम्स रीडिफाइन होते हैं, लाइफ स्टाइल्स चेंज होती हैं। ये सारे बदलाव होते हैं जो एक के अंदर जो एक हैपनिंग होती है, जो एक रिजल्ट होता है। अब बात करते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन की, और एग्जाम के प्रिपरेशन के जो बेसिक हैं वो क्या हैं। एग्जाम के प्रिपरेशन के बेसिक को हम यहाँ पे 4 इम्पोर्टेंट सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहला है कि व्हाट वी हैव, व्हाट वी नीड, थर्ड बेनिफिट, एंड फोर्थ सजेशंस। सबसे पहले व्हाट वी हैव, यानी कि अपने पास क्या है। अभी थोड़े समय बाद एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप लगे हो, और सच ये है कि कॉलेज में जिस दिन आपका एडमिशन होता है उसी दिन से आपके दिमाग में एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का जो फिनोमेनन है वो शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि व्हाट वी हैव, यानी कि मेरे पास बेशक आप नए शहर में हैं, नए कॉलेज में हैं, नए दोस्त हैं, सब कुछ नया हो सकता है, बट इसके बावजूद भी आपके पास कुछ ऐसा है जिसको रिफ्रेश करने की, जैसे कंप्यूटर में रिफ्रेश बटन होता है वैसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। क्या है? देखिए, नंबर 1 फिक्स सिलेबस है। अब आप कॉलेज में आ गए हैं और आपके पास एक फिक्स सिलेबस है, यानी कि इतना ही पढ़ना है, वो लिमिटेड है। समझ रहे हैं मेरी बात कि लिमिटेड है। आप देखिए, जो आपसे जो थोड़े से जो सीनियर हैं, जो कॉलेज पार कर चुके हैं, वो जीके पढ़ की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग की कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट वो पढ़ रहे हैं। वहाँ पे कितना सारा उनको पढ़ना पड़ता है, जैसे स्टेट जीके, नेशनल जीके, इंटरनेशनल जीके। तो आप उनसे एक बेटर पोजीशन में हैं, आप सेफ हैं। आपके पास एक फिक्स सिलेबस है, ये बहुत बड़ी बात है। नंबर 2, आपके पास एक विरासत है, स्टडी हैबिट की एक विरासत है। आप अभी स्कूल से निकल के आए हैं, स्कूल में आपकी ज़बरदस्त सिटिंग का एक्सपीरियंस आपका है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम और स्कूल का जो पैटर्न है वो, उसमें आप पूरी तरह से, आपके पास एक बहुत अच्छी सिटिंग हैबिट है, वो आपके पास है, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तीसरी बात है कि हैबिट टू लर्न डीप एंड रिवीजन। आपको एक गहरे तक पढ़ने की आदत पड़ी हुई है, और रिवीजन करने की भी है। आप, क्योंकि स्कूल का जो शेड्यूल जो है वो रिवीजन, टेस्ट, एग्जाम, यानी कि सब होता रहता है। मीन्स कि रेगुलर एंगेजमेंट आपका जो माइंड का है, आप कंटिन्यूसली आप प्रिपरेशन में ही रहते हैं। ये 3 चीज़ें हुई। और इसके बाद एक चीज़ जो काफ़ी बड़ी है, जो अभी आपके पास आई है, जो स्कूल में हो सकता है इतने अच्छे से ना हो, इतने आपको परिचय ना हो, जो मेरा अनुभव है, वो है बिग पावर ऑफ योर ब्रेन एंड ड्रीम एट द रेट ऑफ सक्सेस पॉइंट। यानी कि आपको ये पता है अभी कि मुझे कहाँ तक जाना है, यानी कि मेरा सक्सेस पॉइंट कौन सा है, और उसके लिए आपके पास पूरा ब्रेन है, पूरी पावर है, आपके पास माइंड पावर है, और आपके पास वो ड्रीम्स भी हैं, यानी कि उसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपके पास है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आपका एक ड्राइविंग फोर्स है। सेकंड पार्ट में आते हैं कि व्हाट वी नीड, हमें और क्या चाहिए। ये तो था हमारे पास, और ये कॉमन है सबके पास। अब हमें क्या चाहिए? एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम में अपीयर होना है, अच्छे रिजल्ट लेके आने हैं। आपको एक चीज चाहिए, आप उसी चीज को ढूंढ रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कौन सा तरीका हो, यानी कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, कौन सा मेथड हो, किस तरह से करूं कि मेरा रिजल्ट पहले से भी अच्छा आए। ठीक है, यही आपका सवाल था, और यही
मेरा समझाने का पर्पस था। तो इससे पहले मैंने बैकग्राउंड बताया कि यहाँ तक तो हमारे पास है। मेथड और या कहें मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन और स्टडी का तरीका, ये बहुत सारे हैं। आप जब अलग अलग टीचर से बात करेंगे, आपको अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके बताएंगे। आप गूगल करेंगे, आपके पास बहुत सारे तरीके आ जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे दो बातें इम्पोर्टेंट है, वो ये कि आपका जो तरीका है वो सबसे अच्छा है। यानी कि आप पिछले 12 साल से जिस तरीके को काम में ले रहे हैं वो सुपर है, पहली चीज। दूसरी चीज कि बहुत सारे तरीके हैं, तरीके सारे सही हैं, ठीक है। बट सबसे ज्यादा सही वो है जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। आगे इस पे बात करूंगा आपको अच्छा कैसे लगेगा। तो इसके वेरियस मेथड्स हैं और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। बट ऑन माई एक्सपीरियंस, मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑन माई एक्सपीरियंस विथ मैनी स्टूडेंट, अब तक आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जो मेरा अनुभव है, मेथड इज दिस। क्या मेरी मेथड जो है वो सबसे पहला कि मुझे डेली बेसिस पे एक चैप्टर डिसाइड करना है, यूनिट डिसाइड करने की मुझे आज ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। पहला काम। अब यहाँ ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आपको क्या करना है कि उसको, उस सपोज एक चैप्टर आपने ले लिया, उसको जस्ट रीड। जस्ट रीड मतलब का मैं सिंपल कहूँ कि आप अखबार जब पढ़ते हैं तो अखबार में से आप कुछ भी नोट्स नहीं बनाते, कुछ भी लिखते नहीं है इन जनरल, ठीक है। तो वैसे जस्ट रीड कर ले, एकदम सिंपल सी एक बार हल्की हल्की उसमें रीडिंग लगा जाए। जस्ट रीड। और क्या रीडिंग क्या लगानी है सबसे पहले, चैप्टर नहीं, चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना आपकी बुक के, हर बुक के चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना है पहले। रीड क्वेश्चंस डायरेक्टली ऑफ चैप्टर, आपका जो भी चैप्टर है, यूनिट है। अगर कुछ बुक्स हैं जिसमें पीछे क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, या फिर मैं रिकमेंड करूंगा, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आप मार्केट से पिछले 5 से 10 सालों के अनसोल्ड क्वेश्चन पेपर आप ले लें। हाँ, अनसोल्ड, सोल्ड नहीं लेना है, अनसोल्ड लेना है। छोटी सी बुकलेट आती है एक, 30 से 40 रुपए की करीब, वो ले लें और उनको एक बार पढ़ें। पढ़ें और जो चैप्टर आपका डिसाइड किया उसमें से देखें कि उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बना है, यानी कि क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं। डियर स्टूडेंट, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप लोगों के पास माइंड पावर ज़बरदस्त है, आपके पास एक एक्सपीरियंस नहीं है एग्जाम का, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्जाम का। वो एक्सपीरियंस आपको, ये जो अनसोल्व क्वेश्चन पेपर है ये आपको एक्सपीरियंस देंगे। आपके पास, आपको एक्सपीरियंस चाहिए क्वेश्चन का। जब क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आंसर तो आपका माइंड आपको अपने आप दे देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन पेपर हैं उनको पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ और कि इट्स टाइम टेकिंग, टाइम लगता है इसमें। आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके उस चैप्टर से, तो नो डाउट आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा टाइम लगेगा और आपको ऐसा फील होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। और क्योंकि डिफरेंट मेथड है, एक ये एकदम से अलग प्रकार का रास्ता है, बट एक बार लगेगा, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। जब आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए, अभी चैप्टर नहीं पढ़ा हमने, क्वेश्चंस पढ़े हैं, क्वेश्चन पढ़ लिए, तो आपके सामने एक चीज आ गई कि यार इस चैप्टर में से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पहले बने हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ गया। अब क्या करना है, अब रीड द चैप्टर। अब आपको चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर पढ़ते हुए सोचना है कि ये क्वेश्चन तो आ गए, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आप अपने दिमाग से क्वेश्चन बनाइए और फिर आप चैप्टर को पढ़ लीजिए। और अब पढ़ते, अभी भी कोई नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, जस्ट रीड करना है। यानी कि पहले आपने क्वेश्चन पढ़े, फिर आपने चैप्टर पढ़ा, ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, एक बार आपने पढ़ लिया, छोड़ दीजिए, फिर हम नोट्स की फेज में आएंगे। एक बार और पढ़ लें आप, कम से कम
2 बार आप पढ़ लें बिना पेन चले, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको पढ़ते चलना है। आपको बस ये पता हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उस चैप्टर में ये बात कही जा रही है। हो सकता है पहली बार आपको 10% समझ में, अगली बार 20 आएगा, 30 आएगा। अब क्या करना है, जब आप 2 बार पढ़ चुके हैं तब आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। अब आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स में क्या करना है, जो कंसेप्चुअल बेसिस यानी कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि बार बार एक चीज पूछी जा रही है, यानी कि वो उसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसका बेसिक। जो कंसेप्चुअल बेसिस पे आपको नोट्स बना लेने हैं। और नोट्स बनाते हो तो ऐसे ध्यान रखें कि पेज में आपका जो रजिस्टर में एक साइड खाली छोड़ दें, एक साइड में लिखें। तो अब जब अगली बार, खाली इसलिए छुड़वा रहा हूँ कि अगली बार जब इसको नोट्स को पढ़ेंगे तो उसमें एग्जाम्पल और आप ऐड कर देंगे, उदाहरण और आपको ऐड कर देंगे, या और चीज़ें उसमें आप डाल देंगे जो पहली बार आपके नोट्स में रह गई हैं। ऐसे करते ही आपका नोट्स रेडी हैं, सफिशिएंट हैं फॉर एनी एग्जाम। इस एग्जाम के लिए तो है ही है, फिर किसी और भी कोई आपका एग्जाम है, ये भी आपके नोट्स तैयार हैं। अब जब रिवीजन की बात आती है, यानी कि आप 3 बार पढ़ चुके हैं, नोट्स बन गए। अब आपको क्या करना है, योर नोट्स आर सफिशिएंट फॉर दिस एग्जाम। ये आपके नोट्स हैं, आपका रजिस्टर बहुत सफिशिएंट है, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। अब अब आप जब दोबारा पढ़ोगे तो नोट्स को पढ़ना है, और इन्हीं नोट्स को आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट योर नोट्स ओनली, कुछ नहीं करना, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में नहीं जाना। डोंट मूव ऑन डिफरेंट ऑथर, यानी कि अब आपको क्या करना है, जब आपके नोट्स बन चुके हैं, 3 बार आप पढ़ चुके हैं, अब आपको अलग अलग बुक्स को नहीं छेड़ना है। ये बुक अच्छी लग गई, उस राइटर की लग गई, उसका राइटर की नहीं, अब बुक्स को नहीं पढ़ना। हाँ, फिर जरूरत हो तो आप वहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हो, आप रेफरेंस ले सकते हो, या कोई डेफिनेशन, यानी कि जो आपका नोट्स है उसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है। और अ, फिर रिपीट एज पर नीड ओनली, यानी कि कुछ बच्चों को सप्ताह भर में रिपीट करते हैं, कुछ बच्चे 10 दिन में, कुछ 15 दिन में। आपके पास जितना समय है, आपका जितने आपकी आपका जो कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका रिवीजन कर लें। अब इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि एक तो आपके पास टारगेट है वो पूरा डिफाइंड हो गया, यानी कि स्टडी का टारगेट आपको पता चल गया कि किस चैप्टर में से किस सब्जेक्ट के क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे कितना आ रहा है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, फील्ड लेवल, यानी कि आपका टारगेट एकेडमिक रूप से फाइनल हो गया, और पहले से आपका टारगेट है वो डिफाइंड है। ये इस मेथड का बेनिफिट है। दूसरा कि आपका सिलेबस जो है वो एकदम छोटा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आ गया, और इजी टू हैंडल हो गया, इजी एंड हैंडी हो गया। अब आपको पता है कि किस चैप्टर में क्या क्वेश्चन की क्या डिमांड होगी, क्या आंसर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके पास शॉर्ट नोट बन गए, जो आपने जो 2 बार पढ़ने के जो पहले कंसेप्ट जो लिखे थे ना, दे आर द शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट बन गए हैं, और जो एवरग्रीन यूटिलिटी विथ बेसिक कंसेप्ट इन हमेशा आपके आएंगे। अब ध्यान क्या रखना है कि मैंने पहले भी कहा कि कम 2 बार पढ़ने के बाद ही नोट्स बनाने, पहली बार नोट्स नहीं बनाना। नंबर 2, एक्सेप्ट करना है कि आई एम रेस्पॉन्सिबल, आपका जो भी रिजल्ट रहेगा, अच्छा, बहुत अच्छा, उसके लिए जिम्मेदार मैं ही होऊंगा। मेक एलिजिबल डिस्कशन विद पेरेंट और टीचर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कॉलेज में। एलिजिबल डिस्कशन का मतलब है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो या तो आप अपने पेरेंट से बात करिए कि ये मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, या अपने टीचर से बात करिए। ठीक है। इधर उधर जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो पूरी एक मार्केटिंग का है, उसमें से बच के रखें, बच के रहें। फिर इमेजिन और फील, आप जब भी आप पढ़ने बैठो ना तो एक इमेजिन जरूर करना, जस्ट 30 सेकेंड लगेंगे, कि आपका जो रिजल्ट जो आपने चाहा है वो आएगा, तो आपके घर में क्या होगा, आपके पेरेंट्स के फेस पे क्या स्माइल होगी, आपके आप क्या आपके आपको क्या फीलिंग आएगी, आपके दोस्तों में क्या फीलिंग आएगी। जस्ट 30 सेकेंड, मैं कहता हूँ इट्स ए वेरी गुड रिफ्रेशर, यानी कि आप रिफ्रेश हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात अगली भी आ रही है कि फोकस ऑन योर टीचर्स गाइडलाइन ओनली, यानी कि जो आपके टीचर्स जो आपको गाइडलाइन करते हैं उन्हीं पे फोकस करिए। एंड रेस्पेक्ट, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये रेस्पेक्ट। कॉलेज में फर्स्ट ईयर ही नहीं, पूरे कॉलेज में आपको ध्यान रखना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करिए, डे बाय डे रेस्पेक्ट बढ़नी चाहिए, क्योंकि
वो ही एक आपके सच्चे हैं जो आप पे सबसे बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स, योर एबिलिटी, यानी कि आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो पावर हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उनका आप रेस्पेक्ट करिए। और आपके जो मेंटोर हैं, मेंटोर का मतलब यहाँ है कि आपके पास बहुत सारे टीचर हैं, बट कुछ टीचर आपको सबसे अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि वो टीचर हमें सही रास्ता देते हैं, उनकी आप एक्स्ट्रा रेस्पेक्ट करिए। और एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ ओनली, यानी कि खुद से ही उम्मीदें रखें, आप हर से बहुत सारी उम्मीदों को ना रखें। At the end, the conclusion, it's time to recall your power for study and dreams। ये वो समय है जब आपको अपनी खुद की जो पावर है उसको रिकॉल करना है स्टडी एंड ड्रीम्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो वीडियो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब एंड लाइक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।